हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की हमने चर्चा की थी। उसका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या इसके अपवाद हैं और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। पहला उनका ये मानना था कि इस नियम में उपयोगिता को मापनीय माना गया है, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि एक उपयोगिता जो है वो एक व्यक्तिनिष्ठ विचार है। यानी उपयोगिता एक सब्जेक्टिव है। एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। तो इस कारण से न तो उपयोगिता को मापा जा सकता है, न ही इसको संख्यात्मक अंक प्रदान किया जा सकता है। इस कारण से आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि उपयोगिता को माप नहीं सकते। दूसरी चीज, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में यह माना गया था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ती भी है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी घटती नहीं है। यानी व्यक्ति के पास जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो भी उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती नहीं है, बल्कि वह स्थिर रहती है। वो ये मानते थे कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वस्तु की सीमांत उपयोगिता तो घटती है पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं घटती है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा व्यक्ति के पास बढ़ती है उसकी सीमांत उपयोगिता भी उसके लिए घटती है। यानी मुद्रा की मात्रा में होने वाली कमी और वृद्धि के साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी प्रभावित होती है। तीसरी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में तीसरी प्रॉब्लम यह थी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक ही वस्तु पर आधारित था। यानी हम जो चर्चा कर रहे थे कि जो वस्तु की इकाइयां, जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा खरीदता है उसको अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि व्यक्ति सामान्य रूप से केवल एक ही वस्तु का उपभोग नहीं करता, वह एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में अगर हम उसको रिस्ट्रिक्टेड करते हैं कि वह कंज्यूमर एक ही वस्तु का उपभोग करता है तो वह जो मान्यता है वो वास्तविकता से परे है। इस कारण से उन्होंने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की एक पुनर्व्याख्या की थी, जिसे हम ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन के नियम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम क्या होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मान लीजिए एक उपभोक्ता है, वह ए और बी दो प्रकार की वस्तु का कंजप्शन करता है और उसकी सीमांत, अगर उसकी उपयोगिता को, उसकी संतुष्टि का स्तर स्थिर रहता है तो जैसे जैसे एक ए वस्तु की मात्रा अगर वो बढ़ाएगा तो उसको बी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फिर ए वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा तो बी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा। यानी अगर वह किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसको दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो तुलनात्मक दृष्टि से तभी वह समान संतुष्टि के स्तर पर रह सकता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो वह उसके लिए जो दूसरी वस्तु की मात्रा छोड़ने के लिए तैयार होता है वो पहले की तुलना में कम होता है। इसे ही ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की संज्ञा दी है। मान लीजिए एक उपभोक्ता है, वो दो वस्तु का उपभोग करता है। ए वस्तु जो है उसको हमने मान लिया चाय, बी वस्तु जो है उसको मान लिया हमने पान। अब यह है संतुष्टि। मान लीजिए एक कंज्यूमर है, दिन भर में एक चाय पीता है, 20 पान खाता है, संतुष्टि का स्तर एक्स है। अब मान लीजिए वह चाय की मात्रा को बढ़ाना चाहता है, तो अब यदि कंज्यूमर चाय की मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो वह उसको उसी संतुष्टि के स्तर पर रहने के लिए पान का त्याग करना पड़ेगा। तो मान लीजिए वह चाय की मात्रा एक कप बढ़ाता है तो वह उसके लिए 5 पान का त्याग करता है। तो यह है प्रतिस्थापन की दर।
तो एक पान चाय के लिए इसने कितने पान छोड़े? 5 पान छोड़े। अब चाय का तीसरा कप उसको पहले की तुलना में कम संतुष्टि प्रदान करता है, क्योंकि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ेगी, उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता हमारे लिए क्या होगी? घटेगी। तो हम उसके लिए पहले से कम मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो पहले पाव सब्जी के लिए हम 20 रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, दूसरे पाव के लिए हम 15 रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, तीसरे पाव के लिए हम 13 रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, चौथे पाव के लिए 12 रुपए, पांचवें पाव के लिए 10 रुपए। यानी हम क्या करते हैं, मार्केट में हर अतिरिक्त वस्तु के लिए, चूंकि एक वस्तु हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो दूसरी वस्तु की हमारी उपयोगिता घट जाती है, तो हम उसके लिए पहले से कम मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। यही कारण है कि आप देखिए मार्केट में आप जाएंगे और आप पूछेंगे मटर क्या भाव है, तो वो बोलेगा कि मान लीजिए उसने बोला कि 20 रुपए पाव मटर है, तो आप बोलेंगे आधा किलो के क्या लेंगे, तो वो आपको 35 रुपीज चार्ज करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि पहले पाव की उपयोगिता इनके लिए ज्यादा है, दूसरे पाव की उपयोगिता कम है। तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा सा रेट कम करके आपको उपयोगिता के बराबर ही मूल्य देने के लिए तैयार होता है। सिमिलरली क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि जब चाय की दूसरे से तीसरे कप की उपयोगिता कंज्यूमर के लिए कम है, तो उसके लिए वह पहले की तुलना में कम मूल्य देने के लिए तैयार होता है। यानी पहली से दूसरी चाय के लिए इसने 5 पान का त्याग किया, अब दूसरी से तीसरी चाय के लिए ये 4 पान का ही त्याग करने के लिए तैयार होता है। तो ये देखिए प्रतिस्थापन की दर, प्रत्येक एक अतिरिक्त चाय के लिए जो वह पान त्यागने के लिए तैयार है वो पहले की तुलना में कम है। यहाँ 5 था, यहाँ 4 ही हो गया। अब चौथे कप चाय के लिए चौथा कप जो चाय का है वो उसके लिए और कम उपयोगी है, तो उसके लिए और कम मात्रा में वो त्याग करने के लिए तैयार है। तो पहले देखिए, अब तीसरे से चौथे कप चाय के लिए वह पान 3 ही छोड़ने के लिए तैयार है और संतुष्टि उसकी वही रहती है। इसी प्रकार पांचवे और छठे की हम बात करेंगे तो ये 6 और 5 x ये 1:2 और 1:1। इस प्रकार से देखिए इसकी जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो गिरती हुई होती है, क्योंकि उपभोक्ता के पास जैसे जैसे x वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाती है, मान लीजिए ये A वस्तु है, A वस्तु की मात्रा जैसे जैसे उपभोक्ता के पास बढ़ती चली जाती है, उसके A वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से उसको कम संतुष्टि, पहले की तुलना में कम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में वह उस वस्तु के लिए जो दूसरी वस्तु का त्याग करता है वह पहले की तुलना में कम करता है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। हम x एक्सिस पे लेते हैं चाय और y पे लेते हैं पान। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ये 20 पांच हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये x वस्तु है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा, मैं एक आपको टेंटेटिव बता रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखिए जब चाय का 1 कप होता है तो पान की संख्या इसके पास 20 है, तो ये आपका हुआ फर्स्ट। एक कप चाय के साथ 20 पान का संयोग है, दूसरे कप चाय के साथ 15 पान का संयोग है 14, और ये 15 के आसपास होगा। ये दूसरा कप चाय का संयोग है। तीसरे कप चाय के साथ उसके पास 11 पान है, 12 से एक थोड़ा सा कम। चौथे के लिए 8 पान का संयोग है, पांचवे के साथ 6 और छठे के साथ 5। तो ये देखिए ये दूरियां, यहां 5 पान त्याग करता है, इस जगह 4 पान का ही त्याग करता है, इस जगह 3 पान का ही त्याग करता है, यहां 2 पान का ही त्याग करता है, फिर 1 पान का। ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? गिरती हुई होती है। पहले एक अतिरिक्त इकाई के लिए जब त्याग करता है वो पहले की तुलना में क्या होता है? कम होता चला जाता है। इस यहां से देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6th। तो ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? गिरती होती है। यानी उपभोक्ता के पास जैसे जैसे x वस्तु की मात्रा बढ़ती है, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता के द्वारा जो y वस्तु का त्याग किया जाता है वो गिरता हुआ होता है, जो ये बताता है कि कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिशिंग होती है। इस चित्र को और अच्छे से हम समझने के लिए देखिए करते हैं। प्रतिस्थापन की दर किस प्रकार से गिरती हुई होती है, ये हमने तटस्थता वक्र का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी डिस्कस किया था। अभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से। देखिए ये कर्व है। अब आप देखिए पहला चाय, ये दूसरी चाय, ये तीसरी चाय, चौथी चाय और 5वीं कप चाय। चाय की इकाई 1 2 3 4 5, ये चाय है। एक्स वस्तु हमने ली और ये पान वाई वस्तु के रूप में लिया। तो देखिए पहले 20 था, 20 से देखिए 15, तो यानी कि ये हमने त्याग किया ए बी के बराबर। अब 15 के बाद में ये हुआ 11, तो त्याग किया सी डी के बराबर। उसके बाद हुआ 8, तो त्याग किया ई एफ के बराबर। फिर ये हुआ 6, तो ये हुआ जी एच के बराबर। और एक और हम पान लेते हैं 6, एक और चाय का कप लेते हैं, तो त्याग देखिए 5, तो यहां देखिए एच आई जे, तो ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती है। ये 5 का त्याग हुआ, ये 4 का हुआ, ये 3 का हुआ, ये 2 का हुआ, ये 1 का हुआ। ए बी सबसे बड़ा त्याग है, यानी चाय के पहले कप के लिए कितने पान छोड़े गए? वो 5 पान त्याग। मतलब चाय को 1 से 2 करने के लिए, पहले चाय का 1 कप बढ़ाने के लिए 5 पान का त्याग किया गया, ए बी त्याग है। दूसरा चाय का कप बढ़ाने के लिए सी डी का त्याग किया गया है, जो कि 4 के बराबर है। उसके बाद में ई एफ जी एच आई जे, तो ये क्या है? ये जो है प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। तो ये बताता है कि कंज्यूमर के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उसकी संतुष्टि क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। इसको बोलते हैं ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर। यानी हम यदि किसी उपभोक्ता की सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर को कहते हैं उपभोक्ता अपनी कुल संतुष्टि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाए बिना किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का जो त्याग करता है उसे प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है। और सामान्य रूप से ये प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, यानी जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा जो करता है, दूसरी वस्तु की मात्रा को जो छोड़ने के लिए तैयार होता है वो पहले की तुलना में कम होती है। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या सीमांत प्रतिस्थापन की दर या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का जो नियम है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर क्या एक सुधार है? तो देखिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर एक सुधार है। उन्होंने इसके लिए 3-4 कारण बताए। पहला कारण है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में उपयोगिता को मापनीय मानना पड़ता है। उसकी ये मान्यता है कि उपयोगिता मापनीय है, जबकि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन के नियम में उपयोगिता को मापनीय मानने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसको ये मानने की जरूरत है कि उपयोगिता को गणन संख्याएं प्रदान की जाती है। यह नियम सामान्य रूप से ये कहता है कि उपभोक्ता के संतुष्टि के स्तर को वही बनाए रखने के लिए जैसे जैसे उपभोक्ता के पास एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो वाई वस्तु का जो वह त्याग करेगा वह पहले की तुलना में कम होगा। मार्केट में हम कोई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए पहले की तुलना में कम मुद्रा देने के लिए तैयार होते हैं। यह भी ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर को ही बताता है। दूसरी चीज ये है कि हमने जहां सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसमें यह मानना पड़ता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, पर ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर के नियम में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भी स्थिर मानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यह माना जाता है कि मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि और कमी के साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में भी घटत बढ़त होती है। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि जो ये नियम है वो पहले वाले नियम की तुलना में ज्यादा वास्तविकता के पर आधारित है, वास्तविक स्थिति पर आधारित है। तीसरा,
तीसरा जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, उसमें केवल एक ही वस्तु पर हम नियम की व्याख्या करते हैं, जबकि सामान्य रूप से व्यवहार में उपभोक्ता जो है वो एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। तो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन के दर का नियम जो है वो एक से अधिक वस्तु को उपभोक्ता के बजट में शामिल करते हुए उस उपयोगिता ह्रास को परिभाषित करता है, जो कि वास्तविकता के ज्यादा निकट है। चौथी चीज हम ये कह सकते हैं कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम दो वस्तुओं के तुलनात्मक महत्व को बताता है और ये प्रूव करता है कि X वस्तु की तुलना में Y वस्तु उसको कितनी संतुष्टि प्रदान कर रही है और उपभोक्ता X वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए Y वस्तु को कितना त्यागने के लिए तैयार है। इससे दोनों वस्तुओं की उपभोक्ता के बजट में दोनों वस्तुओं का तुलनात्मक कितना महत्व है इसके बारे में भी पता चलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम है वो उपयोगिता ह्रास नियम की तुलना में ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा सटीक है और ज्यादा आधुनिक है और नियमों की जो व्याख्या है वो बहुत अच्छे ढंग से करता है। थैंक यू।